हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली आ गया हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और लास्ट टॉपिक जो कि पार्ट है आपका एमयू एनालिसिस का, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने जितना अभी तक सीखा है उसी का एक और अंश है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कंज्यूमर सरप्लस। अब सर कंज्यूमर सरप्लस क्या है? तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि हमने निकालना है एमयू। हम जब एमयू निकाल लेंगे तो उस एमयू को कंपेयर करेंगे किसके साथ? प्राइस के साथ। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे सबसे पहले एमयू और उस एमयू को कंपेयर करेंगे किसके साथ? प्राइस के साथ। ठीक है सर। और इसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका कहलाएगा क्या? कंज्यूमर सरप्लस। ऐसी सिचुएशन जब आ जाएगी जब आपका एमयू जो है वो प्राइस के बराबर हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। कि एमयू भी आपका लेट से 20 है, प्राइस भी लेट से 20 है, तो आपका ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। और इसके अलावा इसके नीचे की सिचुएशन तो जनरली आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती सर? क्योंकि कोई भी बावला ऐसा नहीं होगा कि जिसकी एमयू होगी 15 रुपीज और वो उसका प्राइस होगा 20 रुपए और वो उसको परचेज करेगा। कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं होगा कि उस सिचुएशन में भी वो परचेज करेगा। एमयू होगा 30 और एक्चुअल में प्राइस है कितना? 20। तो इसका मतलब क्या है कि सर जी यहाँ पे गैप है कितने का? 10 रुपीज का। और ये 10 क्या है? कंज्यूमर का सरप्लस है। मतलब कंज्यूमर जो है वो कह रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए 30 रुपए देने को तैयार था, लेकिन मुझे ये 20 का मिल गया, तो मेरे कितने बच गए? मेरे बच गए 10। तो वो 10 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना होता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ये तो सिंपल है, लेकिन हमें इसके साथ इसमें यह भी पढ़ना है कि क्या जरूरत है इसकी। हम देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट भी यूज करती है अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाने के अंदर। तो क्यों यूज करती है, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरीके से वो इस डाटा का यूज कर पाते हैं। कोई भी आपका सेलर है वो कंज्यूमर सरप्लस जब जानेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो बताओ सेलर चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि कंज्यूमर सरप्लस हो? वो हमेशा चाहेगा कंज्यूमर सरप्लस हो। किसी भी सामान को वो सस्ते सस्ते दाम में प्रोवाइड कराना चाहेगा, जिससे कि कंज्यूमर अगर उसके 50 देने को तैयार है और अगर आप उसको 20 में अवेलेबल करा लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल जो होगी वो काफी अच्छी, काफी ज्यादा हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 30 रुपए, लेकिन वो स्टिल कोशिश करता है कि कंज्यूमर सरप्लस हम बनाए रहें ताकि जो व्यक्ति है वो प्रभावित रहे, वो उत्साहित रहे हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर इस सेलर को अपना प्रोडक्ट का प्राइस कभी फ्यूचर में बढ़ाना है तो भी उसको कंज्यूमर सरप्लस जानना पड़ेगा। उसको ये देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस है कि नहीं। कहीं ऐसा तो ना हो कि 20 ही एमयू है, 20 का हम बेच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा दें। अगर बढ़ा दोगे तो आपका जो सेल है वो कम हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि 30 का आपका एमयू है और ये 20 है, तो आप इसको 22 भी कर दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी प्रॉफिट जो होगी वहां पे वो बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी कंज्यूमर सरप्लस की एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इवन दो हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या क्यों देखती है? गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि जिन प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होता है, मतलब कि इंसान ज्यादा देने को तैयार है और वो सस्ता बिक रहा है, तो गवर्नमेंट इन ऐसे प्रोडक्ट को पहले पकड़ती है टैक्स लगाने के लिए। मतलब कि ऐसे प्रोडक्टों का वो कॉमोडिटी टैक्स ज्यादा बढ़ाती है। प्रेस्टीजियस गुड्स में आपने देखा कॉमोडिटी टैक्स ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और जो उनका प्राइस होता है उसके बीच में कंज्यूमर सरप्लस का मार्जिन काफी होता है। या फिर वो प्रोडक्ट जिसकी लोगों को आदत होती है, जैसे कि आपने लिकर वगैरह देखा, सिगरेट वगैरह देखा, उसमें टैक्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ढूंढती है ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, जिस प्रोडक्ट के लोग दीवाने हैं, ज्यादा से ज्यादा देने को भी तैयार हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो इसका फायदा उठाते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देते हैं, जो लग रहा है उससे भी ज्यादा लगा देते हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट भी कमाएगी और जिसने खरीदना है वो तो खरीदेगा, उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, क्योंकि स्टिल वो उसके एमयू के अंदर ही कवर होगा। स्टिल वो 50 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कह रहे अगर हम इसको 20 को 40 भी करते हैं टैक्स बढ़ा के, तो लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो फिर भी खरीदेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं जो हमारे मॉड्यूल कह रहा है। चलिए सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अगेन सेम महान व्यक्ति हैं जो पूरा का पूरा एमयू एनालिसिस को लेके चलेंगे। दिस कॉन्सेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस नॉट इन इकोनॉमिक थ्योरी, सिर्फ इकोनॉमिक थ्योरी में ही नहीं, मतलब इकोनॉमिक में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मोनोपोलिस्ट। जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में इसका पूरा पूरा यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि कंज्यूमर सरप्लस है तो चलो जी पैसे बढ़ा देते हैं, मोनोपोली तो वैसे ही बंदा जाएगा कहीं नहीं, और कंज्यूमर सरप्लस है तो उससे हम प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोग भी प्लान करते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ द commodity to a consumer. If a consumer gets more utility from a commodity, he would be willing to pay a higher price and vice versa. सिंपल सी बात है, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही होगी तो ज्यादा पैसे देने को तैयार होगा। यूटिलिटी कम मिल रही होगी, मतलब सेटिस्फेक्शन अगर उसको कम मिल रहा होगा, सेटिस्फेक्शन पावर जो है उस कमोडिटी का वो कम होगा, तो उस केस में वो वहां पे कम पैसे देने के लिए तैयार होगा। इट हैज बीन सीन दैट कंज्यूमर जनरली आर रेडी टू पे मोर फॉर सर्टेन गुड्स देन व्हाट दे आर एक्चुअली पे फॉर देम। जनरली ऐसा कह रहे हैं कि देखा जाता है कि इंसान ज्यादा देने को तैयार है, जितना भी वो दे रहा है उससे वो ज्यादा देने को वो एक्चुअल में तैयार होता है। दिस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन
which consumer gets from their purchase of a good is called by Marshall as consumer surplus। कह रहा है ये जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है जो कि आप ज्यादा देने को तैयार हो लेकिन कम पैसे में आपको वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। क्या डिफाइन किया इन्होंने, कह रहा है मार्शल डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे। जो भी वो एक्चुअल में पे कर रहा है उसके ऊपर वो जितना पे करने को तैयार है उसको छोड़ने के बजाय, मतलब एक तो ऐसा होता है कि वो उसके बाद छोड़ देगा, उससे महंगा कर दोगे तो वो लेगा ही नहीं, तो वो नहीं है, वो कितने हद तक लेने को तैयार है उसको छोड़ने के बजाय ओवर ही what actually does pay is called consumer surplus। तो फॉर्मूले में देखें तो बहुत इजी है, what a consumer ready to pay, क्या वो तैयार है पे करने के लिए, और माइनस what he actually is pay, जो क्या वो तैयार है, this is what marginal utility, इसी को हम MU कहते हैं, और जो actually पे कर रहा है that is what, that is price। तो MU minus price is called consumer surplus। ठीक है सर, आगे देखते हैं। The concept of consumer surplus is derived from the law of DMU। ऑब्वियसली बात हम यहीं से उठा के लाए हैं इसको, इसी का नेक्स्ट वर्जन है बेसिकली। तो ये कह रहा है ये डिराइव जो हुआ ये हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। एज वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द मोर ऑफ द थिंग वी हैव द लेसर MU इट हैज। ये हमने सीख लिया वहां पे कि भाई साहब जितना ज्यादा आपके पास सामान होता जाएगा आपकी MU कम होती जाएगी। In other words, as we purchase more of a goods, its marginal utility goes on diminishing। मतलब कोई भी चीज हम ज्यादा खरीद लेंगे तो उसका MU धीरे धीरे घटने लगता है। The consumer is in equilibrium। कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में कब आता है, when MU जो होगा वो इक्वल टू इट्स प्राइस होता है। He purchases that many number of units of a goods at which marginal utility is equal to price। मतलब कि MU अगर प्राइस के बराबर होगा तो वो कितनी भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It is assumed that perfect competition prevails in the market। ये चीज ध्यान रखना है कि मार्केट जो है उस केस में मार्केट में जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। Since the price is the same for all units of the goods he purchases, he gets extra utility for all units consumed by him except for one at the margin। This extra utility और extra surplus of a consumer is called consumer surplus। मतलब कि उसने मान लो कि बहुत सारी चीजें खरीदी, 5 यूनिट खरीदा, 5 यूनिट में से 4 यह है जिसमें उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस मिल रहा है। मतलब कि 4 प्रोडक्ट ऐसे थे जो एक्चुअल में 30 के थे, मतलब 30 उसकी MU थी लेकिन उसको 20 में मिल गया, मतलब यहाँ पे 10 का उसका कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन ये 5वां एक प्रोडक्ट ऐसा था जो कि 20 का मिल रहा था और 20 का उसका MU था, मतलब यहाँ पे इसका कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं है, 0 है। तो उस केस में अगर वो 5 ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसको जिस भी प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, एक्स्ट्रा सरप्लस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। और इसको वो ज्यादा खरीदना चाहेगा, कल को अगर छोड़ने की बारी आएगी तो वो इस वाले को छोड़ना पहले पसंद करेगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कम पैसों में और ये उतना ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितना इस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गया अगर हम इन 5 को कंपेयर करेंगे तो। नाउ देखते हैं टेबल को। कंसीडर टेबल 7 इन विच वी हैव इलस्ट्रेटेड द मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ कमोडिटी X। द प्राइस ऑफ X इज एज्यूम्ड टू बी 20। हमने X की प्राइस को क्या मान लिया, 20 मान लिया। तो ये टेबल आपको यहां दिया गया। क्या कह रहा है ये टेबल, कह रहा है कि ये यूनिट्स दे रखे हैं, एक यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, प्राइस इसका 20 जो उन्होंने कांस्टेंट रखा है। ऑब्वियसली बात है प्राइस के अंदर चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं, उसके एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं, तो इसका कंज्यूमर सरप्लस यहां कितना आएगा, 10। अगली बार प्राइस तो 20 ही रहा लेकिन MU उसका ऑब्वियसली घट के 28 हो गया, तो डिफरेंस यहां पे आएगा 8, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया और एक बार में ये 0 हो गया। उसके बाद जब प्राइस इसका 20 था और MU इसका 18 हो जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस यहां पे आपका नहीं निकलेगा। सरप्लस है, ऑब्वियसली बात है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप बोल दो कि सर -2 ना, ऐसा नहीं बोलना आपको, बिकॉज इट इज सरप्लस ऑलवेज कैलकुलेटेड व्हेन MU इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस। उसके अलावा हम इसको कैलकुलेट नहीं करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा होगा ही नहीं कि कभी भी MU कम होगी, प्राइस ज्यादा होगी तो इंसान उसको खरीदेगा। चलिए सर, we see from the above table that when consumers consumption increase from 1 to 2 units, his marginal utility from 30 to 28। जैसे वो 1 से 2 पे गया उसका MU जो है वो 30 से घट के 28 पे आ गया। His MU goes on diminishing as he increases its consumption of goods X। ये भी हमने देखा कि भाई साहब MU जो है वो घटता जा रहा है जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाते जा रहा है। Since MU of a unit of goods indicate the price the consumer is willing to pay for that। MU का मतलब है कि कितना प्राइस वो देने को तैयार है। Since price is assumed to be fixed 20, consumer enjoys a surplus on every unit purchased till the 6th unit। कह रहा है 6 यूनिट तक जब तक वो परचेज कर रहा है तब तक वो एंजॉय कर रहा है। क्या एंजॉय कर रहा है? सरप्लस को, which is consumer surplus, इसके वो मजे ले रहा है। Thus, when a consumer is purchased unit 1 of X, MU था 30, प्राइस था 20, तो उसको यहाँ पे सरप्लस मिला कितने का? 10 का। ऐसे जब उसने परचेज किया सेकेंड यूनिट ऑफ X, यहाँ पे उसको मिला कितना है सरप्लस? 28 का, जो 28 में से 20 गया मतलब 8 का।
This continues and he enjoyed consumer surplus equal to 6, 4, 2 respectively from third, fourth, fifth. मतलब 5th यूनिट तक उसको सरप्लस मिला. जब वो 6th यूनिट पे आया तो वो इक्विलिब्रियम पे आ गया. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, वहां पे एमयू और प्राइस जो था वो इक्वल था, मतलब कि कंज्यूमर सरप्लस जो था वो 0 था. Because his marginal utility is equal to the market price or he is willing to pay a sum equal to the actual market price and therefore he enjoys no surplus. मतलब वहां पे कंज्यूमर सरप्लस तो जो था वो आपका 0 हो चुका था. Thus, given the price of 20 per unit, टोटल सरप्लस कितना मिला उसको, कंज्यूमर को टोटल कितना मिला, 10, 8, 6, 4, 2, 0. कुल मिला के उसको सरप्लस कितना रहा यहाँ पे 30 का. तो ये हमने इसका निकाला टोटल, मतलब कंज्यूमर सरप्लस का बेसिकली आपने टोटल कर दिया. दैट इज कॉल्ड टोटल सरप्लस. नाउ The concept of consumer surplus can also be illustrated graphically. No doubt, किसी भी चीज को हम ग्राफ में डाल सकते हैं. अगर हम उसका टेबल बना सकते हैं तो उसको ग्राफ में डालना भी कोई मुश्किल नहीं है. क्या कह रहे हो सर, मुश्किल नहीं है? देखो यहां पे आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा. ये इतना आसान भी इसका ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना. टफ नहीं है, टेक्निकल है. चलिए सर क्या है बताओ. कंसीडर फिगर नंबर 12. अब पहले मैं आपको फिगर थोड़ा सा समझा दूं. एक काम करते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है. देखो ये आपका प्राइस है, ये आपका एमयू है. दिस इज योर एमयू, हाईएस्ट एमयू आपका ये था, ठीक है ना, ये प्राइस था. इस प्राइस के ऊपर आप इतना क्वांटिटी परचेज कर रहे थे. ये ओपी के साथ आप ओक्यू पे थे, इतनी क्वांटिटी आप इस प्राइस पे परचेज कर रहे थे, तो ये आपका पॉइंट आ रहा था, ठीक है ना. अब इस प्राइस के बाद जितना भी आपका ये एक्स्ट्रा पोर्शन है जो आप देने को तैयार थे लेकिन आपको प्रोडक्ट इस रेट पे मिल रहा था, तो ये जो भी आपका ये हाईलाइटेड एरिया आ रहा है, जो ये बॉक्सेस आ रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस. कि आप इस जगह पे जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हो उसके लिए आप इतना देने को तैयार थे लेकिन आपको वो इतने में मिल गया, तो दिस इज द डिफरेंस. और ये डिफरेंस क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस. जब आप इस जगह पे आए तो आप इतना प्राइस देने को तैयार थे, इस वाली जगह पे, यहां तक नहीं, हल्का नीचे, तो भी आपको प्राइस ये इतने पे मिल रहा था. तो ऑब्वियस ही बात है, डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस. जब आप अगले लेवल पे आए तो आप इतना देने को तैयार थे, कम हो रहा है लेकिन इतना देने को तैयार थे, आपको तब भी ये इतने पे मिल रहा था, तो अगेन जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है. इसी तरीके से आप यहां तक जब आए तो आप इतना देने को तैयार थे, तो ये आपका बिल्कुल जीरो वाली सिचुएशन आ गई. इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप कम देने को तैयार हो लेकिन प्राइस इतना है, तो इस सिचुएशन में आप खरीदोगे ही नहीं, इस सिचुएशन में आप खरीदोगे ही नहीं. तो ये जो पूरा आपका हाईलाइटेड एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज व्हाट योर कंज्यूमर सरप्लस. ये आपका कंज्यूमर सरप्लस बता रहा है, ठीक है सर. ये आपका एमयू का कर्व है, ये आपका प्राइस का है कि आपका ये प्राइस पे हो, इतना प्राइस आप देने को तैयार हो, और दिस इज दी क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस. चलिए सर इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, देख लेते हैं एक बार. ऑन एक्स एक्सिस वी मेजर द अमाउंट ऑफ कमोडिटी एंड वाई एक्सिस पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस है कमोडिटी का. एमयू इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड. ये जो आपका कर्व है ये एमयू कर्व है, इंडिकेटिंग दैट एज द एज अ कंज्यूमर बाइज मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स. जैसे कि आप ज्यादा खरीदना चाह रहे हो, आपका जो एमयू है वो गिरने लग रहा है. ये एमयू है, ये जो है ये आपका एमयू है, और ये गिरने लग रहा है जैसे आपकी क्वांटिटी इधर से इधर बढ़ती जा रही है. क्वांटिटी जैसी बढ़ती जा रही है, एमयू आपका गिर रहा है, ठीक है सर. Marginal utility shows a price which a person is willing to pay for the different units rather than go without them. मतलब कि marginal utility मतलब जितना वो देने को तैयार है, इवन वो छोड़ेगा नहीं, वो इतना तक देके भी खरीद लेगा. If OP is the price, O से लेके P जो है आपका प्राइस है, that prevails in the market, then consumer will be in equilibrium when he buys OQ. Equilibrium कब होगा, यहाँ वाली सिचुएशन पे, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं होगा. तो ये कब आएगा, जब ये OQ क्वांटिटी खरीदेगा, इसके लिए इतना प्राइस देने को तैयार होगा, तो ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की इसकी बन जाएगी. Since at OQ units marginal utility is equal to the given price. यहाँ पे जो आपका MU है और जो प्राइस है वो दोनों सेम है. ये प्राइस है और ये MU है, ये पूरा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका डिट्टो सेम हो गया, तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा. द लास्ट यूनिट इज द QAth यूनिट. जो भी आपका ये Q वाला यूनिट होगा, इससे पहले वाला नहीं, जो QAth यूनिट होगा डज नॉट यील्ड एनी कंज्यूमर सरप्लस. ऑब्वियसली बात है, दिस इज जीरो. यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो आपका क्या है, जीरो है. कंज्यूमर सरप्लस तो इसके बाद शुरू हो रहा है, इसके बाद शुरू हो रहा है, यहाँ पे जीरो है. Because here price paid is equal to the marginal utility of QAth unit, but the unit before QAth unit marginal utility is greater than price. Thus these units fetch consumer surplus to the customer. तो कह रहा है Q से पहले के जितने भी सिचुएशन होंगे, आप यहां खरीदो, यहां खरीदो, यहां खरीदो, यहां खरीदो, कहीं भी खरीदोगे, इससे पहले के जितने भी सिचुएशन है, इन सब में आपका MU जो होगा वो ज्यादा होगा प्राइस से, और इसलिए आप कहीं ना कहीं ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला एरिया जो है, मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस वाला जो फोकस है, ये आप यहाँ पे फेच कर पाओगे, कंज्यूमर इसको गेन कर पाएगा, इस सरप्लस को. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन अभी खत्म नहीं हुई है, पेज खत्म हो गया है, आगे और इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है. कह रहा है इन फिगर नंबर 12 टोटल यूटिलिटी इज द इक्वल, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर विच, अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अप टू पॉइंट Q, मतलब O
ODRQ। ODRQ जो है ये आपका टोटल यूटिलिटी है। क्या है सर ODRQ? O से D से R से Q, ये जो पूरा आपका फ्रेम बनेगा, ये वाला जो पूरा आपका फ्रेम तैयार होगा, दिस इज व्हाट, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा पूरा एरिया है, ये आपका क्या है टोटल यूटिलिटी, जिसमें आपको यूटिलिटी इतनी मिल रही है, इतना आप पे कर रहे हो और इतनी यूटिलिटी आपको मुफ्त में मिल रही है। ये जो यूटिलिटी मिल रहा है ये फ्री है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और इसके लिए तो आप पेमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपको यूटिलिटी मिल रहा है। तो कुल मिला के टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, जितना आप पे कर रहे हो और जितना आपको फ्री में मिल गया, कुल मिला के जो मिलता है दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या, मार्जिनल एमयू का सम करते हैं, ना कि प्राइस का सम करते हैं। तो इसलिए ये प्राइस वाली, ये फ्री वाली, पर कुल मिला के इस पूरा जो एरिया है ये आपका टोटल यूटिलिटी है, जिसमें से कि ये वाला जो एरिया होगा DPR, ये जो होगा ये आपका क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया होगा। चलिए सर क्या कह रहा है, बट गिवन द प्राइस इक्वल टू ओपी द कंज्यूमर एक्चुअली पे कितना, OPRQ, जो नीचे वाला आपका बॉक्स है, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली पे। द कंज्यूमर डिराइव्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी इक्वल टू DPR, जो ऊपर वाला आपका ट्रायंगल है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, विच इज नथिंग बट कंज्यूमर सरप्लस। ऑल डन सर, ऑल डन, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया। लिमिटेशंस देखते हैं सर इसके, क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसकी बुराइयां हैं, इसको और समझना है अपने को। कह रहा था इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट कॉन्सेप्ट इज हाइपोथेटिकल एंड इल्यूजनरी। कह रहा है ये जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अब देखो इलिस्ट्रेशन इसकी ना, जो ये लिमिटेशंस है ये उठ के आएंगी आपके पिछले वाले वीडियो से। पिछले वाले में हमने क्या देखा, जहां हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिमिटेशंस देखे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें लिमिटेशन है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहीं से तो निकल के आ रहा है, और जब इसी में सक्षमता नहीं है, यही पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब यही सही नहीं होगा, तो जब इसमें से आप प्राइस को लेस करोगे तो कंज्यूमर सरप्लस भी जो आएगा वो सही नहीं होगा, वो प्रिसाइज नहीं होगा। तो इसलिए इसी की जो लिमिटेशंस है वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर दोहराई जाएंगी। द सरप्लस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड प्राइसेसली, मतलब वही है कि सरप्लस आप जो है बिल्कुल प्राइसेसली कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि आप एमयू नहीं निकाल सकते, प्राइस तो पता है पर एमयू नहीं निकाल सकते। जब एमयू नहीं निकाल सकते तो आपका जो सरप्लस होगा वो भी बिल्कुल प्रिसाइज नहीं निकल पाएगा ना। देखते हैं लिमिटेशन वन बाय वन। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट मेजर प्रिसाइसली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एमयू। मुद्दा कंज्यूमर सरप्लस का नहीं है, मुद्दा किसका है, एमयू का है। एमयू नहीं निकाल सकते, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस भी आप कैसे निकाल पाओगे ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय अ person. In case of necessaries, the MU of earlier units are infinite large. In such a case, the consumer surplus is always infinite. मतलब कि भाई साहब अगर नेसेसरी की बात करें, बिल्कुल जरूरत वाली चीजें थी, किसी बीमार व्यक्ति को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नेसेसरी, तो वहां पे MU कितना हो सकता है, MU का तो कोई अंत ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते आप। MU तो अंत है भाई साहब, उसको सब कुछ बेच के भी दवाई खरीदनी पड़ेगी तो वो खरीदेगा, तो इसलिए उसके पैसों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जब एनम्यू आपका इन्फिनाइट हो जाएगा तो इन्फिनाइट में से प्राइस माइनस करोगे तो ऑब्वियस बात है कंज्यूमर सरप्लस भी आपका क्या होगा, एक तरीके से इन्फिनाइट ही होगा। द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये पॉइंट आपने पीछे भी पढ़ा था जब आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, वहां पे आपने देखा था कि जो भी उसके अवेलेबिलिटी होती है रिलेटेड गुड्स की, चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, उससे अफेक्ट करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्ट करेगा तो सेम पॉइंट यहां पे भी आएगा कि उससे आपका कंज्यूमर सरप्लस भी अफेक्ट करेगा। देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू। ये पॉइंट भी आपने पीछे पढ़ा था अगर याद हो उस लिमिटेशन के अंदर, कि भाई साहब अगर प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स होते हैं, जैसे कि आपने डायमंड देखा था, आपने गोल्ड देखा था, उस सिचुएशन में इवन तो आपने हैबिचुअल वाले देखा था जहां पर आपने लिकर वगैरह देखा था, आपने कहा था कि उस सिचुएशन में आप यूटिलिटी को ड्राइव नहीं कर सकते, और यूटिलिटी ड्राइव नहीं कर सकते वो वहां लिमिटेशंस थी, और यूटिलिटी ड्राइव नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है आप कंज्यूमर सरप्लस भी ड्राइव नहीं कर पाओगे। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी चेंजेस। अब देखो कहा गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मनी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो ये लिमिटेशन वहां भी दी, ये लिमिटेशन यहां पे उठ के आ जाएगी कि कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का होगा वो चेंज होता रहता है एज परचेज आर मेड एंड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस। जैसे कि परचेज आप करते जाओगे, जो कंज्यूमर के पास जितने भी पैसे का स्टॉक होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो ऑब्वियस बात है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज होने लगेगी। लेकिन मार्शल क्या अज्यूम कर रहा है, मार्शल अज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, बट दिस assumption इज अनरियलिस्टिक। तो ऐसी बात हमने की थी जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी का भी लिमिटेशन पढ़ा था, तो कहीं हद तक आपकी लिमिटेशन सेम टू सेम चल रही हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that this cannot be done. तो ये उसी का नेक्स्ट वर्जन आ गया, मतलब फिफ्थ पॉइंट का ही सिक्स्थ पॉइंट में लिख दिया गया कि भाई साहब ये कॉन्सेप्ट तभी पॉसिबल है जब आप यूटिलिटी को पैसों की फॉर्म में निकाल सकते हो। लेकिन आपके इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, जो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि नहीं, यूटिलिटी को आप मनी के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजरमेंट उसकी मनी के फॉर्म में नहीं की जा सकती। तो ऑब्वियस ही बात है फिर आप जब
यूटिलिटी नहीं निकाल सकते तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालोगे, और जब आप एमयू नहीं निकाल पाओगे तो आप कंज्यूमर सरप्लस कहां से निकालोगे। तो हेंस ऑल दीज आर एमयू लिमिटेशन, कहीं ना कहीं ये एमयू की लिमिटेशन है जो कि घूम फिर के बन जा रही है आपकी कंज्यूमर सरप्लस की लिमिटेशंस। ठीक है सर। ना अब कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सरप्लस की क्या आवश्यकता है, अगर ये हमें पता लग जाए तो इसके क्या फायदे होंगे, कैसे इसके उसको यूज किया जा सकता है, कैसे इससे बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो कहा जा रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ यहाँ पे बताए गए। नंबर 1, कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन। ऑब्वियस ही बात है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या कर रहा है, एक तरीके से वेलफेयर है, ये एक मेजरमेंट कर रहा है उस चीज का जो कि लोगों को फायदा हो रहा है। From consuming goods and services, it is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by the different segment of their customers, because consumers who perceive large surplus are more likely to repeat their purchases। तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस को कोई भी कम नहीं करना चाहता, जो भी सेलर है, जो भी आपका बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा से ज्यादा हो, और अगर वो उसको कैलकुलेट कर पाएगा तो वो ये देखेगा कि भाई साहब अगर मैं ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस प्रोवाइड कर पा रहा हूं अपने कंज्यूमर्स को, तो इसका मतलब ये कि कंज्यूमर मेरे खुश होंगे, उनको उनकी यूटिलिटी ज्यादा है लेकिन उनको कम पैसों में वो मिल रहा है, तो वो खुश होंगे मुझसे, और खुश होंगे तो वो रिपीट करेंगे परचेजेस को। ऑब्वियसली बात है बार बार मुझसे ही खरीदेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो नंबर 1 एडवांटेज कि इसको बिजनेस वाले जो बिजनेस फॉर्म होते हैं वो क्यों इसको यूज करते हैं और किस तरीके से इसका फायदा उठाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सरप्लस, किस प्रकार का सरप्लस है और कितना सरप्लस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर मेक बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइसेस। मतलब कि प्राइस सेट करना है, मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई साहब 30 एमयू है और 20 प्राइस है, तो इस सिचुएशन में 20 प्राइस रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको ये पता होगा कि अगर एमयू 30 है, मतलब सरप्लस यहाँ पे 10 का है, कोई चाह रहा हो कि मैं 20 से इसको 40 का कर दूं, तो बावला हो जाएगा वो। तो अगर 20 से प्राइस को बढ़ा के 40 कर देगा तो एमयू लोगों की 30 है, लोग खरीदेंगे ही नहीं, सेल कम हो जाएगी। तो अगर उसको ये पता होगा कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है, तो इससे इसको ये पता लगेगा कि मैं कितना प्राइस बढ़ा सकता हूं। मतलब कि अगर 10 का कंज्यूमर सरप्लस है, मतलब जो भी इसका प्राइस है इसमें ये 10 तक बढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम बराबर चलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा बढ़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नेचर और एक्सटेंट जानना जरूरी है कि कितना सरप्लस आप कमा रहे हो। डिसीजन सेटिंग प्राइसेस, if a business can identify a group of consumer with different elasticity of demand within their market and the market segment which are willing and able to pay higher prices, आपने अगर ये पता कर लिया कि कौन सा ऐसा मार्केट सेगमेंट है, किस जगह के बायर है जो कि ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, मतलब कहां पे ज्यादा लोगों को कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है for the same product, then firms can profitably use प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उस सिचुएशन में अगर उसको ऐसा मार्केट पता लग गया तो वो किसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट को महंगा बेच सकती है। जैसे कि आपने देखा भी है कि पानी की बोतल एक जगह पे आपको 40 की भी मिलती है और एक जगह पे 20 की भी मिलती है। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे जो विलिंग टू बाय है, विलिंग टू पे है, वो ज्यादा है, तो यहाँ पे उसको ज्यादा बेनिफिट उसका उठाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे प्राइसिंग ज्यादा रखी जाती है। और एक जनरल सिनेरियो में वो पानी का बोतल आपको 20 का मिल जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी है और उसका वहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। तो कंज्यूमर वहां दिखता है कि कंज्यूमर सरप्लस, जो आपका सेलर है, जो आपका बिजनेस फॉर्म है, वो देखती है कि वहां पे कंज्यूमर सरप्लस कम है, तो वो इसको महंगा नहीं करती है। तो कहने का मतलब है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीजें भी खेली जाती है अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस का नॉलेज है तो। नाउ लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस which takes into account to the extent of consumer surplus which the project may fetch। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, उसके डिसीजन लेने हैं, तो उस केस में भी आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, और वो उसमें भी आपको ये अगर पता लग जाए कि कितना एक्सटेंट तक कंज्यूमर सरप्लस है, तो उससे आपके वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास, knowledge of consumer surplus is also important when a firm consider raising its product prices। ये चीज भी हम पीछे बार बार कह रहे हैं कि किसी को अगर ये दिमाग में चल रहा है कि प्राइस को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कंज्यूमर सरप्लस का पता लगाना बहुत जरूरी है। कस्टमर हु एंजॉयड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सरप्लस मे नो लॉन्गर बी विलिंग टू बाय प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस। ऑब्वियसली बात है अगर किसी को थोड़ा ही सरप्लस मिल रहा है, कोई 2 रुपए के सरप्लस में है और आपने 5 रुपए बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर परचेज नहीं करेगा। फर्म मेकिंग सच डिसीजन शुड एक्सपेक्ट टू मेक फ्यूअर सेल्स इफ दे इंक्रीज प्राइस। और अगर ये जानते हुए भी अगर आप बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप चाहते हो कि आपकी सेल कम हो, ज्यादा ना हो, जो भी आपका उसके पीछे रीजन रहा हो। नाउ अब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करती है इसका? कंज्यूमर सरप्लस यूजुअली एक्ट एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक प्रकार का गाइड है। व्हेन दे डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट ऑन विच टैक्सेस हैज टू बी इम्पोज्ड एंड द एक्सटेंट ऑन विच कमोडिटी टैक्स हैज बीन रेज्ड। मतलब किस कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगाना है और अगर लग रहा है तो किस पे बढ़ाना है, इस चीज का डिसीजन लेती है ये कंज्यूमर सरप्लस के द्वारा। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू इम्पोज टैक्सेस और इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन कमोडिटी
यील्डिंग हायर कंज्यूमर सरप्लस। ऑब्वियस बात है कि जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा उसी के ऊपर टैक्स लगाने का सोचा जाएगा या टैक्स रेट को बढ़ाने का सोचा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंज्यूमर ज्यादा देने को भी तैयार है, सरप्लस सिचुएशन चल रही है। बिकॉज द लॉस ऑफ वेलफेयर टू सिटीजन विल बी मिनिमल। उस सिचुएशन में अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं, जितनी उसकी यूटिलिटी है उतना ही उसका प्राइस इक्वल चल रहा है, अब इसको अगर इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और एमयू से प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आप कह सकते हो कि भाई साहब सिटीजन के वेलफेयर का यहाँ पे नुकसान कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है कि एमयू ज्यादा है आपके प्राइस से, एमयू ज्यादा है प्राइस से, तो उस सिचुएशन में अगर आप टैक्स लगा के प्राइस बढ़ा भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंज्यूमर सरप्लस का ही तो पार्ट चुरा रही है गवर्नमेंट। स्टिल जो लोग खरीदने वाले हैं वो फिर भी खरीदेंगे, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज द लॉस ऑफ वेलफेयर सिटीजन और वेलफेयर टू द सिटीजन विल बी मिनिमल। मतलब कि सारे प्रोडक्ट पे अगर लगा देंगे तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसपे कंज्यूमर सरप्लस ना के समान हो, तो वहां पे लोगों का, सिटीजन का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कंज्यूमर सरप्लस वाले आइटम को चुन चुन के उनके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो उसमें वेलफेयर लॉस जो है वो कम से कम रहेगा। चलिए सर, दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर सरप्लस। हमने समझा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसकी मीनिंग समझी, इसका इंटरप्रिटेशन समझा, इसका हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन समझा, इसका हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझा, इसकी हमने लिमिटेशंस को समझा, इसके हमने इंपॉर्टेंस को समझा कि कैसे कैसे इससे फायदा उठाती हैं अलग अलग टाइप के लोग। दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहां आके हमारा ये वाला पार्ट पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एरिया जो इस चैप्टर का, इस यूनिट का दूसरा एरिया है, वो आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन इतना ही, अच्छे से बने रहें, पढ़ते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।